स्टार्ट किया जाए। सो लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने आपको कुछ 2 क्वेश्चन करवाए थे जिसमें कि वो एवरेज एक्सेलरेशन के तुम्हारे पास सवाल थे। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चन नहीं करेंगे जो 9th और 10th में कर चुके हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको आते हैं, तो मैं आपको बीच बीच में कराता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। ठीक, वो क्वेश्चन करेंगे जो कि अब 11th के बेसिस पे है। तो देखते हैं जरा कि क्या क्या हमको यहाँ पे मिलेगा, कैसे कैसे सवाल हमको मिलेंगे। उसके पहले मैं आपको 2 बातें सिखाऊंगा। ठीक है, क्या है वो 2 बातें? तो 2 बातें हैं, पहली है आपकी डिफरेंशिएशन, दूसरी है आपकी इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए मैं उतना सिखाऊंगा जितना कि फिजिक्स में मुझे आपका इस्तेमाल चाहिए है। बाकी मैथमेटिक्स में जब आप जाओगे तो आप सीखना, बायोलॉजी में होगे तो आप सीखोगे ही नहीं, तो उसका कोई मतलब यूज नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो सबसे पहले कैलकुलस इन फिजिक्स, ये जो भी तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ना, इसको मैथ्स की एक ब्रांच में डिवाइड किया गया है, और मैथ्स की जिस पर्टिकुलर ब्रांच को डिवाइड किया गया उसका नाम कैलकुलस होता है। ठीक है, मतलब आने वाले समय में आप कैलकुलस एक ब्रांच ऑफ साइंस बोल करके ऐसा इंडिकेट करोगे हमेशा। ठीक, सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, आगे आने वाली 2 साल की फिजिक्स और उसके आने वाली फिजिक्स में आपको ये इस्तेमाल होगा। तो इसमें जरा सी भी कहीं भी अगर आपके मन में शंका रह जाए कि ये फलाना चीज कैसे हुई, तो पूछ लेना। ठीक है, फॉरगो मत कर देना कि नहीं नहीं आ गया और आया ना हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, चलो भाई बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले तुम्हारे पास हम लोग एक बनाए लाइन, और हमने कहा कि लेट्स सपोज मैंने ये कोई पर्टिकुलर लाइन बनाई, उसने ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कि लेट्स सपोज कि मैंने ये भी कोई पर्टिकुलर लाइन बनाई। पहले तो ये लाइन बता देते हैं, इस लाइन का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। कोई कुछ कह रहा है क्या? गरिमा कुछ कह रही हो बेटा? अच्छा, तो यहाँ से लाइन को हटा देते हैं। तो सबसे पहले बात तरह समझिएगा कि मैंने इसे कोई तुम्हारे पास x2 y2 पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, इसे मैंने तुम्हारे पास कोई x1 y1 पॉइंट लिया हुआ है। अब अगर मैं इस लाइन को नीचे की तरफ तुम्हारे पास खींचूंगा, ठीक है, ऐसे, तो मुझे पता लगेगा कि इस लाइन ने कोई एंगल थीटा बना रखा है। बात समझ लो, इस पर्टिकुलर लाइन ने कोई एंगल थीटा बना रखा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन with x-axis ठीक, with positive x-axis is called slope of line। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास स्लोप ऑफ लाइन। इसने कहा ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो इसने कहा कि मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये एक ट्रायंगल नुमा मैंने बताया। मैंने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दूरी कितनी है, अगर मैं आपसे कहूँ ये दूरी कितनी है, आप कहोगे ये दूरी है तुम्हारे पास y2। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दूरी कितनी है, आप कहोगे ये दूरी कितनी है तुम्हारे पास y1। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या हम लोग ये जान सकते हैं कि ये दूरी कितनी है, तो तुम कहोगे हाँ जान सकते हैं ना, ये दूरी होगी अपनी क्या, y2 माइनस तुम्हारे पास y1। बात समझ रहे हो? ठीक, फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई ये जान गए हो तो फिर ये भी बता दो लगे हाथ कि भाई ये दूरी कितनी है। तुम कहोगे कि ये दूरी सर कितनी है, ये दूरी x2 है सर। ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है सर, ये दूरी तुम्हारे पास x1 है। तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, बची हुई दूरी हो जाएगी तुम्हारे पास कितनी, ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस तुम्हारे पास x1। इसका मतलब ये हुआ कि a तुम्हारे पास m की जो दूरी आएगी बेटा, है ना, a और m की जो दूरी आएगी ये आ जाएगी तुम्हारे पास x2 माइनस x1। ठीक है, और तुम्हारे पास इसको c मान लेते हैं, c और m की जो दूरी आ जाएगी इसको बोल देंगे y2 माइनस तुम्हारे पास y1। ठीक, बात को ध्यान से समझना। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये वाला एंगल इस एंगल थीटा के बराबर होगा। तुम कहोगे क्यों? मैं कहूंगा कि am और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैं कहूंगा कि am और तुम्हारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो आपस में पैरेलल है ना। अगर पैरेलल है तो हम लोग को ज्योमेट्री में क्लास 7th 8th में सिखाया गया है कि तुम्हारे पास एंगल थीटा हो जाएगा तुम्हारे पास सी ए तुम्हारे पास एम बाय तुम्हारे पास बाय तुम्हारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, बाय तुम्हारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल जो है थीटा, ये तुम्हारे पास इसके बराबर हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू लिखना चाहता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर कितना, y2 माइनस तुम्हारे पास y1। ठीक, x2 बेस कितना, x2 माइनस x1। तो इसने कहा कि tan थीटा, तो तुम्हारे पास m, तुम्हारे पास ये सिंबल ऑफ तुम्हारे पास क्या सिंबल ऑफ तुम्हारे पास स्लोप, सो आई कैन से इट्स एन m, it's a tan theta, its value is y2 minus तुम्हारे पास y1 अपॉन तुम्हारे पास x2 minus तुम्हारे पास x1. So this particular thing, expression what you are seeing on the screen is called as slope of line. Slope of line mean I want to find the tan value of the angle theta made by the line with the positive x-axis, and this particular angle theta will be will be measured in will be measured in हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। महज सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही मेजर करना है होगा, ठीक है, और अपने मन से कुछ भी यहाँ पे करने का नहीं। इतनी बात साफ साफ क्लियर होती है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक, मैंने एक सिंपल सी बात बताई कि बेटा स्लोप वर्ड जो है उसका मैथमेटिक्स में क्या मीनिंग, उसका मैथमेटिक्स में यह मीनिंग है कि वो पर्टिकुलर एंगल जो कि लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के द्वारा बनाया जा रहा है, उस पर्टिकुलर एंगल का अगर हम tan निकाल लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसे हम बोलेंगे तुम्हारे पास ये वैल्यू। उसने कहा कि जैसे मान लो कि y1 की वैल्यू है y1 की जैसे वैल्यू मान लो कि है 6√3, ठीक है, और तुम्हारे पास y2 की वैल्यू जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 8√3 है, ठीक है, x1 की वैल्यू जैसे मान लो 4 है, हाँ, और x2 की वैल्यू जैसे मान लो 6 है। इसने कहा कि ठीक है, वैल्यू पुट करें, इसने कहा करो, तो 8√3 माइनस तुम्हारे पास 6√3 अपॉन 6 माइनस तुम्हारे पास 4, दैट मीन्स 2√3 अपॉन तुम्हारे पास 2, दैट मीन्स √3। तो क्या हमको ये पता है कि tan में कभी √3 आता है? तुम कहोगे हाँ, tan में √3 तो आता है सर, वो तो आता है tan तुम्हारे पास कितना 60 डिग्री में, तो थीटा की वैल्यू कितना, थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी कितना 60 डिग्री। बात समझ नहीं? सो अगर ऐसे कोई हमको 2 पॉइंट मार्क करने को मिल जाएंगे, अगर हमको ऐसे कोई 2 पॉइंट मार्क करने को मिल जाएंगे, जैसे मेरा पहला पॉइंट ये बता रहा है कि x1 तुम्हारे पास y1, तो ये तुम्हारे पास 4 और ये तुम्हारे पास 6√3, फिर तुम्हारे पास x2 तुम्हारे पास 6 और तुम्हारे पास ये ये वैल्यू आ गई। इसने कहा कि ठीक है, तो इसने उठा करके यहाँ से लेकर के ये पर्टिकुलर लाइन को यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है। अब इसने कहा कि इतनी लंबी लाइन क्यों प्लॉट करी, पॉइंट तो सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे है, हाँ, तो इस लाइन को डॉटेड दिखा दो, उसमें क्या दिक्कत है, इस लाइन को ऐसे डॉटेड दिखा दो। ठीक, ये रहा एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये रहा 0.4 कॉमा तुम्हारे पास 6√3, ये रहा पॉइंट तुम्हारे पास 6 कॉमा तुम्हारे पास 8√3। इसे हम लोग कहते हैं स्लोप निकालना। क्या मेरी बात साफ साफ क्लियर है, आ गई समझ में, है ना? इसमें मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया, सिंपल सी बात समझाई है मैंने, ठीक है। चलो अब बात करते हैं तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन की, कि डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें कोई कर्व दे दूंगा, उसने कहा क्यों दे दोगे, उसने कहा देना पड़ेगा भाई, कर्व तुम्हें देना पड़ेगा। इसने कहा कि ठीक है, लाओ फिर कर्व ले लो। तो हमने इनको जो है ना एक कोई कर्व दे दिया, इन्होंने कहा कैसा, इन्होंने कहा कि मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा कोई हमने तुम्हें कर्व दे दिया, ठीक है, ये कुछ तुम्हारे पास कर्व है, कैसा भी रैंडम कर्व है। मैंने कहा कि मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट P1 एंड दिस इज माय पॉइंट P2, एंड आई नो द वैल्यू ऑफ पॉइंट P1, this is x1 comma y1, and I know the value of point P2, this is x2 comma y2, ठीक है। Now keep this thing in mind, this is something a curve, ये कोई एक कर्व है, y is equals to तुम्हारे पास fx इसकी इक्वेशन है। इसने कहा कि y is equals to fx का मतलब है कि जैसे मान लो y is equals to कुछ भी रहा होगा 7/x प्लस तुम्हारे पास 3x कुछ कर्व है, और मैं x की वैल्यू पुट करता जा रहा था, मुझे y की कुछ जो है ऐसे ही तुम्हारे पास वैल्यू मिल रही थी। इसने कहा कि ठीक है चलो, तो इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई रिजेम्बलेंस नहीं है यहाँ पे, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो y इज इक्वल्स टू fx का तुम्हारे पास कोई एक कर्व बना कर, इसने कहा क्या चाहिए क्या है, इसने कहा मैं क्या चाहता हूँ, इसने कहा मैं ये चाहता हूँ कि आप ना मेरे को आप जो है मेरे को इस पर्टिकुलर क्या नाम है x पॉइंट, इस पर्टिकुलर तुम्हारे पास P1 पॉइंट से गुजरता हुआ जो टेंजेंट है, ठीक है, जो टेंजेंट है उसके द्वारा कितना एंगल तुम्हारे पास बनाया गया है वो बता दो मेरे को आप, ठीक है।
और मैं क्या चाहता हूँ ना आपसे, मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आप जो है मेरे को इस P2 पॉइंट से, इस P2 पॉइंट से गुजरता हुआ जो तुम्हारे पास टेंजेंट है, ये कितना एंगल तुम्हारे पास θ2 बना लिया है, ये मुझे आप बता दो तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो इसने कहा कि भाई ये कैसे बता दें आपको, तो इसने कहा कि अभी तो आपने स्लोप निकालना सिखाया, लेकिन आप कह रहे हो कि थीटा बता दो, और आप तो सिर्फ एक ही पॉइंट बता रहे हो, x2 y2 बता रहे हो, और यहाँ पे अब ये दूसरी लाइन है, ये तुम्हारे पास लाइन L1 है और ये तुम्हारे पास लाइन L2 है, तो सर ये कैसे पॉसिबल है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है dy अपॉन तुम्हारे पास dx, ठीक है, dy अपॉन तुम्हारे पास dx। इसने कहा इसको बोलते हैं dy बाय dx, ये है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ये है इसका प्रोनाउंसिएशन। आज के बाद कभी भी कोई तुमसे पूछे डिफरेंशिएशन, ये बोलना dy अपॉन तुम्हारे पास dx। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली द dy अपॉन तुम्हारे पास dx, ये dy अपॉन dx एग्जैक्टली क्या करेगा। इसने कहा कि देखो dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, dy का मतलब होता है y2 माइनस y1, dx का मतलब होता है तुम्हारे पास x2 माइनस y1। इसने कहा कि अगर एट तुम्हारे पास पॉइंट P, अगर एट पॉइंट तुम्हारे पास P1 दैट इज x1 कॉमा तुम्हारे पास y1 पे अगर आप मेरे को कर्व की इक्वेशन बता दें, तो मैं उस कर्व की इक्वेशन को, इसने कहा कि तुम्हारे पास मैं उस कर्व की इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ तुम्हारे पास कर्व, मैं उस कर्व की इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दूंगा, ठीक है, उस कर्व की जो इक्वेशन है y, उसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दूंगा, मैं कुछ फॉर्मूला लगाऊंगा जिसके बारे में मैं अभी आपको विद इन 20 मिनट समझा दूंगा सारा का सारा, ठीक। सो dy बाई dx में तुम्हारे पास कोई कर्व की इक्वेशन है और मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो dy बाई dx निकाल लूंगा। फॉर्मूला लगाने के बाद मैं उसमें x1 कॉमा तुम्हारे पास y1 पुट कर दूंगा, और जो ये तुम्हारे पास वैल्यू आएगी, ये वैल्यू tan θ1 को कॉरेस्पॉन्ड करेगी। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जैसे मान लो y इज इक्वल टू तुम्हारे पास 3x स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 3x स्क्वायर है, या चलो रुक जाओ, इसको फायदा नहीं रहेगा, डिफरेंशिएट कर देंगे तो समझ नहीं आएगा। तो ऐसे समझो कि मैं जो है dy अपॉन तुम्हारे पास dx करने वाला हूँ, और मैं जो भी वैल्यू आएगी उसे तुम्हारे पास x1 कॉमा y1 पे निकाल लूंगा, ठीक है। लेट सपोज कि ये वैल्यू कितनी आई, लेट सपोज कि ये वैल्यू तुम्हारे पास 1/√3 आई। किसने कहा ठीक है, ये जो तुम्हारे पास वैल्यू है ये tan θ1 को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, तो 1/√3 जो तुम्हारे पास है वो तो होता है tan तुम्हारे पास 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री, तो हमने इसको tan θ1 के बराबर लिखा और हमारी θ1 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। इसने कहा अच्छा, इसने कहा कि अब आप चाह रहे थे कि आपको θ2 एंगल चाहिए, तब एक काम करो, आप dy बाई dx निकालो, मतलब आप डिफरेंशिएट मारो एट तुम्हारे पास x2 y2 पॉइंट पुट करो और अंत में वैल्यू निकालो। लेट सपोज मैंने वैल्यू 1 निकाल ली और ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, tan तुम्हारे पास θ2 आ गई। तो मैंने कहा कि tan 45 डिग्री वैल्यू होती है 1 की, तो ये हो गया तुम्हारे पास tan θ2 और θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब आप कहोगे कि ये क्या हुआ ये कि हमने कोई y इक्वेशन ऑफ कर्व ली होगी, इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारा होगा, वैल्यू मारने के बाद x1 y1 उसमें पुट करी होगी, अंत में मुझे 1/√3 मिला होगा, मैंने इसे tan 30 डिग्री लिखा और वैल्यू मेरे को θ1 30 डिग्री मिल गई। सेम तरीके से dy बाई dx वैल्यू मैंने x2 y2 पे निकाली, 1 वैल्यू मुझे मिली, ये tan 45 की वैल्यू बन गई और θ2 मुझे 45 मिल गया। इसका मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम किसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनी हुई टेंजेंट के द्वारा जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है उसे एंटी क्लॉकवाइज नेचर पे हम लोग उसकी वैल्यू निकाला करते हैं। यह मतलब होता है तुम्हारे डिफरेंशिएशन का। बात समझे, कोई तुमसे ये पूछ ले बेटा डिफरेंशिएशन तो तुमने बहुत पढ़ा होगा जिंदगी में, जरा मतलब बता दो कि इस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो तुम उससे कहना कि देखो सर सिंपल सा है, एक कर्व ले लो, ठीक है, उस एक कर्व में कोई भी पॉइंट ले लो, जहां मन चाहे वहां पॉइंट ले लो, उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक टेंजेंट बना लो, ठीक, वो टेंजेंट तुम्हारे पास खिंच करके आएगी और कहीं एक्सिस को काट देगी, जब एक्सिस को कहीं काट देगी तो कुछ एंगल भी बना देगी। अगर आपने उस कर्व की इक्वेशन को, अगर आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारा, डिफरेंशिएट मारने के बाद उसमें अगर आपने x1 y1 पुट कर दिया,
तो जो वैल्यू आएगी वो tan ऑफ थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी। जब आप उस वैल्यू को tan के किसी फॉर्म में निकाल लेंगे, 30, 40, 50 जो भी डिग्री वैल्यू आप निकाल लेंगे, तब जो वो तुम्हारा वैल्यू आएगी थीटा 1, उस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन नाम की चीज को किया करते हैं। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई। हम लोग डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, अभी डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, ये मैं अभी कोई डिस्कस नहीं किया आपसे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता पाया हूँ कि व्हाई टू डू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना है तो क्यों करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्यों करना है, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट में टेंजेंट बना लेंगे, उसके द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या एंगल बनाया जाएगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें जो करना है वो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता है। इतनी बात सभी लोग को समझ में आई, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दिमाग इधर लगाइएगा उधर नहीं, ठीक है। सो डी बाय तुम्हारे पास dx ऑफ y, ठीक, इसको बोलेंगे d बाय dx ऑफ तुम्हारे पास y, या फिर dy बाय तुम्हारे पास dx, है ना। चाहो तो तुम ऐसे बोल लो, चाहो तो तुम ऐसे बोल लो। इनका जो नाम है dy बाय तुम्हारे पास dx और ये तुम्हारे पास y, ये भाई साहब कौन है, इन भाई साहब का नाम होता है तुम्हारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। इसका नाम है तुम्हारे पास क्या है, इसका नाम है तुम्हारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। ये कौन है, ये है तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व। ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास जो है इक्वेशन ऑफ कर्व है। इसने कहा ओके ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू तुम्हारे पास 3x, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है सर y इज इक्वल टू तुम्हारे पास 3x लिखा गया है। इसने कहा हाँ ठीक है। अब जैसे y इज इक्वल टू 3x लिखा हुआ है तो ये कौन है, ये तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कौन है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये कौन है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। इसने कहा ठीक सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। इसने कहा ठीक। अब इसने कहा कि देखो डिपेंडेंट का वर्ड का हिंदी क्या होता है, मतलब किसी पे निर्भर होना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी पे भी निर्भर ना होना। उसने कहा हाँ। इसने कहा कि देखो अगर x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी 3, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी 12, x की वैल्यू 40 रखेंगे तो y की वैल्यू तो कितनी 120। इसका मतलब है पुट तुम्हारे पास x की वैल्यू, ठीक है, गेट तुम्हारे पास y की वैल्यू, है ना। पुट तुम्हारे पास x की वैल्यू, गेट तुम्हारे पास y की वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू गेट हो रही है वो तुम्हारे पास डिपेंडेंट है, जिसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं वो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट है। इसको बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि y जो है वो x पे निर्भर है। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इज अ फंक्शन ऑफ। इज अ फंक्शन ऑफ मतलब हम किसी पे डिपेंडेंट है। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि p इज इक्वल टू तुम्हारे पास 3s²। मैं जैसे मानो तुमको बोला क्या 3s² प्लस तुम्हारे पास 2t, ओके। मैंने ऐसा बोला, मैंने बोला तुमसे मान लो p इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना 3s² प्लस तुम्हारे पास कितना 4r प्लस तुम्हारे पास 2t³। अब यहाँ पे क्या बोलूंगा, p इज अ फंक्शन ऑफ तुम्हारे पास कौन s ओनली। p इज अ फंक्शन ऑफ तुम्हारे पास s एंड t बोथ। p इज अ फंक्शन ऑफ s तुम्हारे पास r तुम्हारे पास t। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तुम्हारे पास डिपेंडेंसी है, यहाँ पे तुम्हारे पास डिपेंडेंसी है। यहाँ पे डिपेंडेंसी कितने पे है, ओनली वन वेरिएबल पे है। यहाँ पे डिपेंडेंसी कितने पे, वन वेरिएबल पे। यहाँ पे कितने पे है, टू वेरिएबल पे है। यहाँ पे कितने पे, थ्री वेरिएबल पे। इसका मतलब कितने वेरिएबल पे हो सकती है, जितने भी हो सकती है, जितने भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकती है। लेकिन 4 5 6 7 जो है वो अभी छोटी क्लासेस में नहीं आते, वो बड़ी क्लासेस में आते हैं, ठीक है। तो अभी मान के चलो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास डिपेंडेंसी को समझिए कि जब तुम्हारे पास डिपेंडेंसी तुम्हारे पास होती है तो वो डिपेंडेंसी तुम्हारे पास वेरिएबल्स पे होती है। हम वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करेंगे तब जाकर के हमको मिलेगा, वेरिएबल्स की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो पहली इक्वेशन है, पहली वाली है, पहली वाली में किसकी वैल्यू पुट करने पे मिलेगा, पी की वैल्यू एस की वैल्यू पे। दूसरी वाली पे किसकी वैल्यू पुट करने को मिलेगा, एस और टी की वैल्यू पुट करेंगे, पी वैल्यू मिलेगी। तीसरी वाली पे क्या करेंगे, एस आर टी की वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि जब अपन ये कहते हैं कि हम निर्भर हैं, अपन निर्भर हैं। अब जैसे मेरे को खाना चाहिए, ठीक है, मेरे को वही खाना, जैसे तुमको खाना चाहिए। अब तुमको खाना चाहिए है तो मान लेते हैं कि पापा क्या नाम है काम कर रहे हैं, ठीक है, और मम्मी जो है खाना बना रही है। अब पापा काम करेंगे तो ही विल गेट सम अर्निंग,
फ्रॉम दैट अर्निंग यू विल बाय सम रॉ फूड, ठीक, दैट पर्टिकुलर रॉ फूड वुड बी प्रिपेयर्ड बाय योर मदर, ठीक, दैट पर्टिकुलर रॉ फूड वुड बी कन्वर्टेड इनटू फूड गुड फॉर द ईटेबल प्रोसेस, तब तुम्हारे पास जो है वो फूड प्रिपेयर हो चुका है, अब तुम उसे खाओगे। तो अंत में तुम अपने भाई पर डिपेंडेंट नहीं हो गए कि मेरे भाई ने होमवर्क किया तो मैं खाना खाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में वो पापा और मम्मी पे डिपेंडेंट है। आप उसी तरीके से फंक्शन जो है वेरिएबल पे डिपेंड रहता है। बात क्लियर हुई? फंक्शन किस पे डिपेंडेंट रहता है? वेरिएबल पे डिपेंड रहता है। एक वेरिएबल पे डिपेंड रहता है, दो वेरिएबल डिपेंड रहता है, तीन वेरिएबल पे डिपेंड रहता है, ठीक है। ये हुई तुम्हारे पास डिपेंडेंसी वाली बात। उसने कहा कि ठीक है चल, अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले समझाता हूँ, उन फॉर्मूलों का तरीका समझाता हूँ, कैसे अप्लाई करोगे, फिजिक्स में तुमको क्या जरूरत पड़ेगी, कितनी जरूरत पड़ेगी, ये हम लोग जरा देखते हैं। उसने कहा ठीक है, तो सबसे पहला तुम्हारे पास फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड, ठीक, जरा देखते हैं फॉर्मूला यूज्ड। अब इसने कहा कि पहला फॉर्मूला लिखा y इज इक्वल टू तुम्हारे पास x की पावर n। अब देखा जाए, अगर मैं आपको मैथमेटिक्स के टीचर की तरीके से पढ़ाऊं तो आई वुड टेक यू ऑन अ डिफरेंट लेवल, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाऊंगा, क्योंकि जब मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो बहुत हाई लेवल पढ़ाना पड़ेगा, पर मुझे को फिजिक्स में इतनी जरूरत नहीं है। So when you are going to study it this particular topic from your mathematics teacher, he will take you much higher level, पर मेरे को उतना लेवल लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे फिजिक्स में कभी इस्तेमाल नहीं होगा, तो मैं आपको वो चीज पढ़ाऊंगा जो मेरे फिजिक्स में इस्तेमाल होगी, ठीक, समझिएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n तुम्हारे पास है, इसने कहा ओके, एंड मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास x, ठीक, मैंने कहा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा d बाय तुम्हारे पास dx ऑफ तुम्हारे पास y, या तो ऐसे लिखो या तो सिंपली ऐसे लिख दो, dy अपॉन तुम्हारे पास dx, ठीक है। मैंने लिखा x की पावर n का डिफरेंशिएशन n तुम्हारे पास x n माइनस वन, ठीक है। फिर मैंने लिखा d बाय डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास x, d बाय डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास x। इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ये क्या किया आपने, देखो भैया ऐसा, मैंने लिखा n x तुम्हारे पास n माइनस वन, d बाय डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास x। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैंने कहा कि y जो है भैया, पहली बात तो x पे निर्भर है। इसने कहा हाँ निर्भर है, y किसी और पे निर्भर नहीं है। इसने कहा हाँ निर्भर नहीं है। तो इसने कहा कि ठीक है, n की वैल्यू तो तुम्हारे पास पावर है, सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमको लिख करके दूंगा तो ऐसे लिख के दूंगा ना, y इज इक्वल टू x की पावर 7, ठीक है। अब x की वैल्यू तुम पुट करोगे, then I'll get the value of y। तुम x की वैल्यू नहीं पुट करोगे, I won't get the value of y, राइट। तो इसने कहा कि x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू मिलेगी। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि जब मेरे को डिफरेंशिएट मारना था तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा, मैंने फॉर्मूला लिखा कि dy by dx या फिर dy by dx इज इक्वल टू n x n minus 1 d by dx of x, हमने यहाँ पे लगा दिया। इसने कहा नीचे भी dx ऊपर भी dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n x n minus 1 इंटू तुम्हारे पास 1। इसने कहा, तो इसने कहा इसे क्या लिख सकते हैं, एन एक्स तुम्हारे पास n माइनस वन। इसका मतलब है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n तुम्हारे पास है, ठीक है, तो मैं इसका जब dy अपॉन तुम्हारे पास dx लिखूंगा तो मैं लिखूंगा n x तुम्हारे पास n माइनस वन। इसने कहा ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7। इसने कहा सो dy अपॉन तुम्हारे पास dx इज इक्वल टू 7 तुम्हारे पास x, 7 माइनस वन, तो आंसर कितना आया, 7x की पावर 6। बात समझ आई, 7x की पावर 6। अब उसने कहा कि ठीक है, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास x की पावर तुम्हारे पास 7000, ठीक। सो तुम्हारे पास dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, dy बाई dx की वैल्यू हो गई सर 7000, तुम्हारे पास x की पावर 7000 माइनस वन, तो आंसर कितना आएगा, 7000 x की पावर 6900 एंड तुम्हारे पास 99 ये आएगा। क्या मैं बार बार डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास x लिखूं, नहीं नहीं सर, कोई लॉजिक नहीं बनता। आप बार बार मत लिखो, आपको पता है ना कि वहां पे 1 आने वाला है, तो आप बार बार मत पुट करो, बस सिंपल सा तुम्हारे पास आंसर आपका ये आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। इसने कहा ठीक, अब मैं तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम में डालता हूँ, ठीक है, अब मैं तुमको एक मुसीबत में डालता हूँ और मैं देखता हूँ कि एग्जैक्टली तुम उस मुसीबत से एग्जैक्टली कैसे निकलोगे। इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा कि y इज इक्वल टू, अब इसने कहा कि तुम्हारे पास, समझना जरा, ठीक है, मैंने कहा तुमसे कि y इज इक्वल टू तुम्हारे पास x की पावर 7, ठीक है, और मैंने कहा कि डिफरेंशिएट, मैंने कहा तुमसे कि डिफरेंशिएट इट
विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास टी। ये क्या कर दिया आपने, ये आपने क्या कर दिया, आपने टी के रिस्पेक्ट में कैसे बोल दिया सर, टी तो है ही नहीं सर। अब क्या करेंगे हम लोग, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, बात तो सही है भाई, हम लोग क्या करेंगे, तो इसने कहा कि अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग लिखेंगे डी वाई अपॉन तुम्हारे पास डी टी। जैसा इसका फॉर्मूला था लिखा 7x7 - 1, लेकिन अब डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास x लिखा और डी बाई डी टी ऑफ x तुम्हारे पास 1 के बराबर सर नहीं होगा, है ना भाई। ऊपर भी dx है नीचे भी dx है सर, है ना सर, पहले ऊपर भी dx था नीचे भी dx था, अपन काट देते थे, चलो समझ आया। अब क्या करेंगे सर, अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो फंस गए सर। इसने कहा इसका मतलब है कि अगर आप जिस पर्टिकुलर का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करके किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा मुसीबत आपके सामने आ जाएगी, और ये एक्स्ट्रा मुसीबत है क्या, dx अपॉन dt। इसका मतलब ये हुआ कि if we are not differentiating, if we are not differentiating with respect to independent variable, अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना मारें तो क्या होगा, अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट मारे तो ये हाल होगा। इसने कहा अच्छा और बताओ जरा, हमने कहा लो और ले लो, x की पावर 9 ले लो, हमने कहा लो मेरे को dy बाई डी टी चाहिए, dy बाई डी टी चाहिए, तुम कहोगे लो 9x 9 - 1 dx अपॉन तुम्हारे पास dt। आंसर कितना आया, 9x की पावर 8 dx अपॉन तुम्हारे पास dt। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ आई कि ऊपर मैंने क्या किया और नीचे मैंने क्या किया। ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर मैंने जिसके रिस्पेक्ट में क्या नाम है फंक्शन था, जिस मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार रहा था मैं, ठीक है। तो अपने को क्या मिला कि dx अपॉन dx मिला, जो कि कट करके 1 हो गया, ठीक बात समझ आई। अब क्या हुआ कि अब जो है विद रिस्पेक्ट टू t हो गया, जब t हो गया तो मामला फंस गया, मैं dx अपॉन dt को 1 नहीं लिख सकता था, तो मैं फंस गया यहाँ पे। इसलिए मेरे को ये dx अपॉन dt को साथ में लेकर के आना पड़ेगा। यहाँ तक किसी के मन में हल्का फुल्का कोई डाउट हो तो बता पाए, किसी के मन में हल्का सा कोई डाउट हो, ये अपने को समझ नहीं आया भाई ये बताओ, तो मैं आपको ये बताऊं। क्लियर है सभी लोग को, बात सभी लोग को समझ आई क्या, ठीक। अब देखो मैं आपको और आगे बताता हूँ, और सुनो आगे। अब जैसे मान लो कि अपने पास कुछ फॉर्मूले हैं, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास sin x है, ठीक है, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास cos x है, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास tan x है, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास sin cos tan sec है, ठीक है। y इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो है यहाँ पे cot लिखते हैं, ये सीक्वेंस बना रहेगा, तुम्हारे पास cot x है, और y इज इक्वल टू तुम्हारे पास sec x है, ठीक है। एक और होता है y इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या, कोसेक x है, ठीक। जरा ध्यान से देखना जरा, ठीक है। ये फॉर्मूले तुमको याद करने हैं, सारे याद करने हैं क्या। देखा जाए तो साइन कॉस टैन बहुत इस्तेमाल होता है, कॉट सेक कोसेक में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी याद कर लेना, काम आएगा आने वाले समय में, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका फॉर्मूला, साइन एक्स का हो जाता है तुम्हारे पास कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा पहली बात तो एक बात बता दूं, ये जो y इक्वल टू तुम साइन तुम्हारे पास x लिखते हो, ठीक है, इसमें जो साइन है इनको बोला जाता है गणित की भाषा में, है ना, मैथमेटिक्स की भाषा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोला जाता है इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड द आर्ग्यूमेंट, राइट। उन्होंने कहा ठीक सर, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि क्या है ये, इसने कहा कि ये कुछ डायरेक्ट फॉर्म है, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, है ना। डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स हो गया, अब कॉस एक्स हो गया, तो पहली बात तो हमने साइन एक्स का कॉस एक्स किया, फिर हमने कहा कि ऐसा है। एक बात मैं आपको समझाता हूँ, हमें क्या करना है, अंत में हमको ये देखना है कि जो साइन के अंदर जो है भाई साहब वो एक्स है या नहीं है। मतलब ये है कि जब भी मैं cos x लिखा तो मैं अब आखिरी में ये जरूर लिखूंगा कि अंत कौन है। इसने कहा कि अंत का क्या मतलब हुआ, इसने कहा कि अंत का ये मतलब समझिए। अगर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला, मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में मैं I L A T और E ये मैं नाम लिख रहा हूँ। ये क्या चीज बता दी आपने, I का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आने वाले समय में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे ना इंटीग्रेशन, तब आपको ये पहली बार सुनाई देगा, आई लेट, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब होता है तुम्हारे पास क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। ए का मतलब होता है तुम्हारे पास क्या, एल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सब लोग कौन है, ये सब लोग मैथमेटिक्स के फंक्शन है बेटा। इन्हीं 5-6 लोगों में पूरी की पूरी मैथमेटिक्स निपट जाती है। अब आपको लगेगा वाह, सिर्फ 5 लोगों में पूरी मैथमेटिक्स निपट जाती है, तो बहुत बढ़िया है। ये 5 लोग अपने आप में 5 अध्याय हैं, ये समझ लो, इतने बड़े लोग हैं ये, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। फिर तुम्हारे पास कौन आता है, फिर आता है तुम्हारे पास जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं जरा, इन्होंने कहा कि सॉरी, इन्होंने कहा कि इनके नाम क्यों बताएं। इनके नाम इसलिए बताएं क्योंकि ये लोग इस्तेमाल होंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स, जैसे मान लो मैंने लिखा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। जैसे मान लो मैंने लिखा लॉग तुम्हारे पास एक्स, जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स की पावर 4, ठीक है, 5x की पावर 7, 8x की पावर -9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास साइन एक्स, इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास कॉस एक्स, इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास कॉट एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर तुम्हारे पास साइन एक्स, ठीक। अब जरा समझो, मैंने यहाँ पे तुमको क्या नाम है 5 अलग अलग तरीके के फंक्शन बताए, एक तुम्हारे पास 2, 3, तुम्हारे पास 4 और तुम्हारे पास 5, ठीक है। ये 5 अलग अलग तरीके के फंक्शन है। जब मैं तुमसे ये कहता हूँ कि भाई ये साइन एक्स मैंने लिखा है, ठीक, तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि y इज इक्वल टू तुम्हारे पास साइन एक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसे इधर की तरफ अंदर की तरफ जाऊंगा, ठीक है। इधर से क्यों जाओगे, इधर से क्यों जाओगे, राइट से क्यों जाओगे, नहीं नहीं, हमेशा y की तरफ से अंदर घुसो, ठीक है। y की तरफ से जब अंदर घुसोगे तो तुमको क्या पहले दिखाई देगा, तुमको दिखाएगा ये कौन लिखा हुआ है, ये लिखा है तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये तो हो गया पहला। फिर तुमको क्या दिखाई देगा, तुमको दिखाई देगा x लिखा हुआ है। x को क्या बोलेंगे हम लोग, x को हम लोग बोलेंगे एल्जेब्राइक फंक्शन, x को क्या बोलेंगे, एल्जेब्राइक फंक्शन है उनका, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं लिखा है e की पावर तुम्हारे पास साइन क्या नाम है, साइन ई की पावर साइन तुम्हारे पास जो है एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब तुम्हें क्या लगेगा, जब तुम अंदर की तरफ घुसोगे तो तुमको सबसे पहले नजर आएगा कौन, सबसे पहले नजर आएगा तुमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है सर, ठीक है। उसके बाद तुमको दिखाई देगा कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन लिखा हुआ है सर, ठीक है। और उसके बाद तुमको क्या दिखाई देगा कि सर एल्जेब्राइक फंक्शन का तुम्हारे पास जो है एक्स लिखा हुआ है सर। इसने कहा अच्छा ठीक है, ये और आगे बढ़ गया, इसने कहा ठीक है, मान लो कि मैंने लिखा हुआ है तुम्हारे पास साइन इनवर्स तुम्हारे पास ई की पावर तुम्हारे पास 10x, ठीक है। सबसे पहले तुमको क्या दिखेगा, सबसे पहले तुमको दिखेगा सर आपने इनवर्स फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर तुमको दिखाई देगा सर आपने एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है सर आपने। फिर तुमको दिखाई देगा कि सर आपने क्या लिखा हुआ है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ है। क्या कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब अपने पास फंक्शन लिखा होगा, ठीक है, अब वो फंक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्जेब्राइक होगा या सिर्फ लॉगरिथमिक होगा या सिर्फ तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, ऐसा नहीं है। जब वो फंक्शन लिखा होगा तो वो फंक्शन तुम्हारे पास कई सारे लोगों का तुम्हारे पास मिक्सचर होता है, ठीक है। इसने कहा कि पहले वाले को देखो, तो पहले वाले में हमको दिखा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा था साइन, मतलब देखो साइन कोसाइन साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने लिए, ठीक। फिर हमारे पास क्या लिखा है एक्स, जो कि एल्जेब्राइक में काउंट होता है। फिर आया e की पावर sin x, पहले एक्सपोनेंशियल आया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आया, फिर एल्जेब्राइक आया, ठीक। फिर तुम्हारे पास कौन आया, पहले इनवर्स आया, फिर एक्सपोनेंशियल आया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जब हमको कोई डिफरेंशिएशन के लिए आप दोगे ना, तो एग्जैक्टली क्या होगा, कई सारे लोगों का समूह आ जाएगा एक साथ, वो समूह तुम्हारे पास मतलब पूरा ग्रुप आ जाएगा, एंड ग्रुप से हमको डीलिंग मारनी पड़ेगी, इसमें ठीक है। तो जब हमने कहा तो सबसे पहले हमने क्या बोला होगा, सबसे पहले हमने ये बोला होगा, जरा देखना, सबसे पहले हमने ये बोला होगा कि तुम्हारे पास हमें डी बाई डी एक्स करना है। तो हमने इसको क्या बोला, हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास क्या करना है, साइन एक्स करना है। तो पहले जब हमने ऐसे लिखा ना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करना है, तो हमने पहले कहा ये पार्ट मैंने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए कर लिया है, इसने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि हमने साथ ही साथ डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास एक्स भी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे 2 लोग हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और अंदर भी एल्जेब्राइक भी फंसा हुआ है। तो पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए लिखा, फिर मैंने एल्जेब्राइक के लिए लिखा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इसका होता है तुम्हारे पास 1, और आंसर तुम्हारे पास आ गया क्या, कॉस एक्स। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा कि सर अब कॉस एक्स का फॉर्मूला बताइए, हमने कहा कॉस एक्स का फॉर्मूला देखिए,
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है तो हमारे पास कितना माइनस तुम्हारे पास साइन एक्स। ठीक है सर टेन एक्स का फॉर्मूला बताइए। हमने कहा टेन एक्स का फॉर्मूला देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है तो हमारे पास क्या सेक स्क्वायर एक्स। ठीक फिर आपने कहा कि कॉट का फॉर्मूला बताओ। कॉट का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ इज इक्वल्स टू होता है माइनस तुम्हारे पास कॉट टेन का होता है हाँ कॉट तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक सेक का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स सेक का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास क्या सेक एक्स तुम्हारे पास टेन एक्स। ठीक और इन्होंने का कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास क्या माइनस तुम्हारे पास कोसेक एक्स तुम्हारे पास कॉट एक्स। ये फॉर्मूले होते हैं। ये क्या होते हैं ये फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले आपको कायदे से याद करने पड़ेंगे। एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी बात बनेगी वरना ऐसा नहीं होगा कि बिना फॉर्मूला याद किए आप जो है अपनी बात बना लेंगे। इतनी बात समझ आई। ठीक अब जैसे मान लो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया। जैसे मान लो अब मैंने कहा कि मैं तुमको दे रहा हूँ y इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास साइन 2x का डिफरेंशिएशन दे रहा हूँ लेट्स सपोज। ठीक है मैंने तुमको y इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन दिया। मैंने कहा कि डिफरेंशिएट करो। मैंने कहा कि डिफरेंशिएट करो ठीक है विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास x। ठीक उसने कहा कि ठीक सर। तो मैंने क्या लिखा मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास जो है साइन 2x मैंने लिखा। ठीक फिर मैंने बाजू में ब्रैकेट बंद करके मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास 2x। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक अब मैंने क्या बताया मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। जब मैं ये कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन का आर्ग्यूमेंट हमेशा उसके साथ रहेगा। वो कभी उससे जुदा होने वाला नहीं है कि वो भाग जाएगा नहीं कभी नहीं जाएगा। जब मैं आपसे कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है इसको देखो ये तो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो उसको कोई मत टच करो। हमने आपसे पूछा कि क्या तुम ये जानते हो कि डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तुम कहते हो हाँ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या डी वाई बाई डी एक्स होता है तुम्हारे पास क्या कॉस एक्स होता है। तो हमने कहा ठीक है मैंने यहाँ पे पुट करा। मैंने क्या बोला डी बाई डी एक्स और साइन 2x को मैंने क्या लिखा कॉस लिखा। साइन का मैंने कॉस लिखा जो आर्ग्यूमेंट था उसको मैंने वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंस का डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसने इसके बाजू में एक चीज और लिखी है। इसने इसके बाजू में एक चीज लिखी क्यों है बिकॉज दिस इज नॉट एक्स क्योंकि ये एक्स नहीं है अदर देन एक्स है। इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास ये x होता तो हमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी पर ये 2x लिखा हो 5x लिखा हो 5000x लिखा हो 5 लाख x लिखा हो तो हमें ये पार्ट लेकर के आना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसने कहा बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर देखा जाए एक 2 लिखा हुआ है और एक x लिखा हुआ है। इसने कहा मैं कौन हूँ। इसने कहा आप कांस्टेंट हैं। इसने कहा ठीक है। इसने कहा मैं कौन हूँ। इसने कहा आप तो एल्जेब्राइक हैं। इसने कहा अच्छा। इसने कहा फिर हमारे साथ अब क्या होगा। अब कांस्टेंट से कहा भैया तुम बहुत पतली गली से निकल लो जरा बाहर निकल लो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम तो कांस्टेंट हो तुम्हारा क्या डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है इसने कहा कि ठीक है सर हम बाहर खड़े हो जाते हैं। अब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए अंदर वालों का। अब आप अंदर वालों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक इसने कहा ठीक है। अच्छा सभी लोग पहले रीजन कर लो टाइम कंप्लीट हो रहा है रीजन कर लीजिए जरा।